हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द इनफाइनाइट प्रूफ। सो हम डिस्कस कर रहे थे IIT JEM 2026 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर और अभी तक 20 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30। सारे के सारे 10 के 10 क्वेश्चन हमारे MCQs हैं और हर एक MCQ के लिए +2 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर एंड -2/3 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। अटैम्प्ट नहीं करोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन, पहला इस वीडियो का और 21st क्वेश्चन ओवरऑल हमारे जैम के क्वेश्चन पेपर का। इस तरह के क्वेश्चंस या इसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर जैम के पेपर में देखने को मिलेंगे, या इस लेवल पर और भी जो पेपर होते हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। एक फंक्शन है क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल से द सेट ऑफ रियल नंबर्स पर, और इसमें एक एडिशनल कंडीशन क्या दे रखी है कि जो फंक्शन का डोमेन है उसके एंड पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू सेम है। और हमसे पूछा क्या गया है कि और कौन सा ऐसा पॉइंट है और वो पॉइंट किस इंटरवल में है कि फंक्शन अपनी वैल्यूज़ वहाँ पर रिपीट कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो होता है आप ग्राफ्स बना बना के करें, क्योंकि इस क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया ना विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू, यानी कि जितने भी ग्राफ आप बनाएंगे उन सब ग्राफ में जो पॉइंट कॉमन निकल के आएगा या जो पॉइंट कॉमन ट्रू निकल के आएगा वही हमारा इसका आंसर होगा। बेसिकली एलिमिनेशन प्रोसेस से हमें करना चाहिए। थ्योरम इसमें लगती है एक हमारी इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी होती थी कि यदि कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और दो वैल्यूज़ वो ले रहा है तो उनके बीच की वो सारी वैल्यूज़ भी लेगा। तो दोनों तरह से हम देखते हैं इसको किस तरह से हमें प्रोसीड करना है। सो लेट्स सी। जो अभी मैंने इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी बोली उसकी ना एक बड़ी अच्छी सी कोरोलरी होती है जो यहाँ पर यूज़ होगी। मैं कोरोलरी लिख रहा हूँ, आपको एक प्रूफ की डायरेक्शन दे रहा हूँ। देखो पूरा प्रूफ करना तो हमारे जैम सीरीज़ में पॉसिबल है नहीं, तो एक हल्की सी डायरेक्शन देके और या फिर मैं बोलूँगी एक हल्की सी हिंट दूंगा मैं जिससे कि आप समझ जाओ। सिचुएशन कुछ इस तरह से होती है हमारी कि मान लो f मेरा क्लोज्ड इंटरवल a, b से रियल नंबर्स पर एक कंटिन्यूस फंक्शन है जिसकी वैल्यूज एंड पॉइंट्स पर बराबर है। लेट जो L है, कैपिटल L है, ये हम बोलेंगे लेंथ ऑफ द इंटरवल। यदि इंटरवल है मेरा a, b तो लेंथ ऑफ इंटरवल हो जाएगा मेरा b - a। तो वो जो एप्लीकेशन है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की वो हमें बताती है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट C, कौन से इंटरवल में a, a + L/2। इस इंटरवल में एक पॉइंट C एग्जिस्ट करेगा सेटिस्फाइंग f ऑफ C इज इक्वल्स टू f ऑफ C + L/2। इस एप्लीकेशन को यूज़ करके एक बार हम हमारे क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये एप्लीकेशन आई कहाँ से या इस एप्लीकेशन को किस तरह से समझा जाए। हमारे पास इंटरवल जो गिवन है वो गिवन है 1 to 9। एंड पॉइंट्स पर वैल्यू भी सेम दे रखी है तो दूसरी कंडीशन भी हमारी मैच हो गई। इस केस में जो लेंथ ऑफ इंटरवल है वो मेरा हो जाएगा 9 - 1 जो कि है 8। L की वैल्यू यदि 8 है तो मेरे पास L/2 की वैल्यू हो जाएगी 4। तो जो भी हमने एप्लीकेशन देखी, ये वाली जो हमने एप्लीकेशन देखी, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट्स C इन क्लोज्ड इंटरवल a, a + L/2। a है मेरा यहाँ पर 1, a + L/2, L/2 है मेरे पास यहाँ पर 4, सच दैट f ऑफ C इक्वल्स टू f ऑफ C + L/2। L/2 इज माई 4। इस वाले इंटरवल को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1,5। यानी कि इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की एक एप्लीकेशन से मुझे क्या मिला, एक ऐसा C मिला इन क्लोज्ड इंटरवल 1,5 जिसके लिए FC की वैल्यू FC + 4 के बराबर है। ये हम चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है, पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, चौथे में है C 1,5 इंटरवल में और वैल्यू है FC इज इक्वल्स टू f ऑफ C + 4। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास D, हेंस D इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी और बातें करते हैं इस क्वेश्चन पर हम कि ये जो चीज़ मैंने लिख दी ये आई कहाँ से या इसको बनाया किस तरह से जाए। देखो जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन होती है ना कि या इस तरह की चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है कि f(x) इक्वल्स टू f ऑफ x + k, हम एक जनरली एक फंक्शन डिफाइन करते हैं gx इक्वल्स टू f ऑफ x + k - fx। और यहाँ पर क्योंकि हमें स्पेशली L/2 के लिए ही करना है तो k को भी मैं रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पर L/2 से।
ये फंक्शन मैंने डिफाइन किया। जब आप इसमें देखोगे तो जो जी का डोमेन है वो निकल के आएगा a,a+l/2 तक। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो g की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे a पर, g की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे a+l/2 पर, और हमारे पास ये निकल के आएगा। ये सारी चीज़ें आपको करके देखनी है। करके देखने से क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस आएगा, वरना यहाँ पर सिर्फ मैंने बता दिया तो और आपने इसको रटने की कोशिश की तो ये फिर एग्जाम में याद नहीं आएगा, आप इस कॉन्सेप्ट के साथ एक फेमिलियर नहीं हो पाओगे। तो हमें ये चीज़ें करके देखनी है जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जब हमने जी ए की वैल्यू निकाली और जी ऑफ a+l/2 की वैल्यू हमने निकाली तो मेरे पास एक सिचुएशन निकल के आएगी, जी ऑफ a इंटू जी ऑफ a+l/2 इज लेस देन इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब हुआ कि जी ऑफ a और जी ऑफ a+l/2 के जो साइंस हैं, साइन मतलब पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जी ऑफ a और जी ऑफ a+l/2 के साइंस हैं वो अपोजिट हैं, यानी कि इनमें से एक प्लस है तो दूसरा माइनस होगा। अब एक चीज़ और देखो यहाँ से, f मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन है और g मैंने f से ही तो बनाया है, तो g भी मेरा एक कंटिन्यूस फंक्शन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन बनेगी g के लिए। मान लो यहाँ पर है a, यहाँ पर है a+l/2। a पर मान लो यदि g पॉजिटिव वैल्यू ले रहा है तो a+l/2 पर g नेगेटिव वैल्यू लेगा। क्योंकि g एक कंटिन्यूस फंक्शन है तो कहीं ना कहीं ये x एक्सिस को भी क्रॉस करेगा। x एक्सिस को क्रॉस करेगा तो उस पॉइंट को हम बोल देते हैं c। तो यानी कि हमारे पास क्या निकल के आया, यहीं से हमारे पास निकल के आएगा कि देयर एग्जिस्ट c बिलोंग्स टू a, a+l/2 सच दैट g ऑफ c इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि उस पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन की 0 है। g ऑफ c 0 आ गया तो हम ये वाली चीज़ रखेंगे g की डेफिनेशन में यहाँ पर। तो यहाँ से मुझे फिर मिल जाएगा f ऑफ c+l/2 माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू 0। एफ ऑफ सी को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारी ये वाली जो एप्लीकेशन है इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की, ये हमारी ट्रू हो जाएगी। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की। अब आप बोलोगे कि हम तो जस्ट ग्रेजुएशन से निकले हैं, हमें तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी याद करना फिर उसकी एप्लीकेशन याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर भी हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में बोला था कि बेस्ट तरीका है ग्राफ बनाने का। मैं आपको मैथमेटिका के थ्रू ग्राफ्स दिखा रहा हूँ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ताकि एज पर स्केल हमें दिखे, लेकिन जो मैं मैनिपुलेशन मैथमेटिका में करने वाला हूँ वो मैनिपुलेशन आपके माइंड में चलनी चाहिए, तब जाके कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हमें समझ में आएगी। ये देखो, ये मैंने एक ग्राफ बनाया है यहाँ पर और आप देख सकते हो कि 1 पर वैल्यू और 9 पर वैल्यू इस फंक्शन की सेम है। और यहाँ से हम देखें तो ये फंक्शन पीक कर रहा है 5 पर। हमारे ऑप्शन यदि आपको याद हो तो हमें इंटरवल दे रखा था 2,6, 3,7, 4,8 और 1,5। इस तरह से हमें इंटरवल दे रखे थे। अब इस ग्राफ को ना मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। देखो, मैं इस ग्राफ को सपोज यहाँ लेके आता हूँ। अब आप देखो 2,6 इंटरवल 2 पर ये फंक्शन पीक कर रहा है और 2 से 6 तक जब तक आप जाएंगे तो ये फंक्शन कंटिन्यूसली डिक्रीज कर रहा है, इसकी वैल्यू रिपीट कर ही नहीं रही। 3,7 पर आप देख लो, ये यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 7 है। 3,7 पर फिर से ये फंक्शन पूरी तरह से डिक्रीज कर रहा है और कोई वैल्यू रिपीट नहीं कर रही। 4,8 पर भी ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और कोई वैल्यू यहाँ पर रिपीट नहीं कर रही। और हमसे पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरीली ट्रू। नेसेसरीली ट्रू मतलब कि हर ग्राफ में वो चीज़ होनी चाहिए, हर फंक्शन के लिए वो चीज़ होनी चाहिए। यदि एक के लिए भी नहीं हो रही तो उस ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ये जो ग्राफ आपको सामने दिख रहा है, इसी से हम 3 ऑप्शन एलिमिनेट करके चौथा ऑप्शन निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में सबसे पहले ये वाला ग्राफ बन जाना चाहिए और फिर आप इसकी जो पीक है उसको लेफ्ट या राइट में शिफ्ट कर करके अलग अलग ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। कैलकुलस का क्वेश्चन है ये। बेसिकली इसमें हमसे इसमें हमसे ट्रिपल इंटीग्रेशन के बारे में हमारी नॉलेज टेस्ट की गई है। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि 2 स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर उसके नीचे दूसरा स्फीयर, दोनों स्फीयर्स कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उनके बीच में कुछ वॉल्यूम ट्रैप्ड होगी। वो वॉल्यूम क्या होगी वो हमें यहाँ पर बतानी है। पहला स्फीयर है यहाँ पर हमारा x² + y² + z-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। लेस देन इक्वल टू 4 लगाने का पर्पज़ यही है कि स्फीयर और स्फीयर के अंदर का भी सारा वॉल्यूम। यहाँ पर है z+1 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। तो जो पहला स्फीयर है मेरा, उसका मैं सेंटर देखूँ तो वो हो जाएगा 0, 0, 1 और रेडियस उसकी हो जाएगी 2। जो दूसरा स्फीयर यदि मैं देखूं उसका सेंटर हो जाएगा 0, 0, -1 और रेडियस उसकी हो जाएगी 2।
किस तरह के स्फीयर्स दिखेंगे एक बार देखते हैं। क्या होता है, पेपर पर 3D डायग्राम्स बनाना ना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें इससे समझ में आ जाएगा। जो पिंक वाला स्फीयर है, ये वाला, इसका सेंटर है 0,0,1 जैसा आपको दिख रहा होगा, और रेडियस है 2। रेडियस 2 होने का मतलब क्या है कि देखो 2 यूनिट ये ऊपर की तरफ जा रहा है और 2 यूनिट ये नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलरली जो ग्रीन वाला स्फीयर है, इसका सेंटर है 0,0,-1 -1 z एक्सिस पर है, और बाकी x y एक्सिस पर ये 0 0 चल रहा है। अगेन रेडियस 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये स्फीयर हमारा एरिया को स्पैन कर रहा है। बीच में ट्रैप्ड है ये वाला एरिया, जो एक अलग से कलर में आपको दिख रहा है ना, पिंक और ग्रीन का मिक्स, वो वॉल्यूम हमें यहाँ पर निकालनी है। ट्रिपल इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे विद रेस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट, और हम देखेंगे कि z की लिमिट्स यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रही हैं। तो मैं ट्रिपल इंटीग्रेशन बना देता हूँ, और सबसे पहले मुझे करना है विद रेस्पेक्ट टू z, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ dz, और डबल इंटीग्रेशन हम बाद में देखेंगे कि एक्स वाई प्लेन पर इसकी क्या प्रोजेक्शन जाती है, क्या एरिया बनता है, इसलिए मैंने अभी लिख दिया dA। ट्रिपल इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम क्या करते थे कि हम रीजन को कवर करने की कोशिश करते थे एरोज से। तो यहाँ से मैंने इस तरह से एरो बनाई, ये वाली एरो बनाई, ये वाली एरो बनाई। इस रीजन में, ये जो रीजन आ रहा है मेरा दोनों के इंटरसेक्शन का, इस रीजन में एंटर करने के लिए मुझे कौन से स्फीयर में पहले घुसना पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये जो पिंक वाला स्फीयर है मेरा, इसमें मुझे एंटर करना पड़ेगा। पिंक वाले स्फीयर में मैंने एंट्री की। जो ये पिंक वाला स्फीयर है, इसके लिए मैं z की वैल्यू निकालूंगा, वो हो जाएगी मेरी लोअर लिमिट। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा z - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - x² - y²। दोनों तरफ हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो मेरे पास आएगा z - 1 इज इक्वल्स टू ±4 - x² - y²। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है कि ये रूट में हम प्लस साइन रखें कि माइनस साइन रखें। देखो, जब भी किसी स्फीयर का हम अपर पार्ट कंसीडर कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं प्लस वाला साइन, और यदि हम किसी भी स्फीयर का नीचे वाला पार्ट कंसीडर कर रहे होते हैं, बॉटम वाला पार्ट कंसीडर कर रहे होते हैं, तो हम लेते हैं माइनस साइन। तो इस केस में हम यहाँ पर लेंगे माइनस साइन। सो z - 1 इज माई 4 - x² - y², और z की वैल्यू फिर मेरी आ गई 1 - 4 - x² - y²। दिस इज माई लोअर लिमिट, क्योंकि रीजन में हम एंटर कर रहे हैं इस वाले z से। सो दिस इज 1 - √4 - x² - y²। ठीक है, दोबारा एरोज बनाते हैं। ये मैंने एरो बनाई, ये मैंने एरो बनाई, ये मैंने एरो बनाई। देखो, एरो एंटर तो कर रही है पिंक वाले स्फीयर से, लेकिन एरो एग्जिट कहाँ से कर रही है? ये ग्रीन वाले स्फीयर से। तो एरो का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो होता है मेरी अपर लिमिट। तो अपर लिमिट भी हम एक बार कैलकुलेट करते हैं ग्रीन वाले स्फीयर से। तो ये मेरे पास हो जाएगा z + 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 - x² - y²। फिर से अंडर रूट लेंगे हम, 4 - x² - y²। क्योंकि ये ग्रीन वाले स्फीयर का अपर पार्ट है, तो यहाँ पर रूट की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव। सो z मेरे पास हो जाएगा -1 प्लस 4 - x² - y², और ये आ गई मेरी z की अपर लिमिट। तो ये मेरे पास आ जाएगी -1 प्लस √4 - x² - y²। और इसको जब मैंने फर्दर सोल्व किया तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि dz का इंटीग्रेशन करेंगे z, और z में जब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो वो एज इट इज़ निकल के आ जाएगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 4 - x² - y² -1 4 - x² - y² dA। और थोड़ा और इसको यदि हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 2 टाइम्स 4 - x² - y² -1 dA। जो हमें आंसर दिया हुआ है वो इंटीग्रल की फॉर्म में ही दिया हुआ है, बस यहाँ पर एक ही जगह उसने लगा रखी है लिमिट्स। तो एक बार हम देखते हैं कि ये लिमिट्स क्या आ रही हैं, एंड देन वी विल रीच आवर आंसर। उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो शेडेड रीजन आया ना, उसका प्रोजेक्शन हम निकालेंगे XY प्लेन पर। प्रोजेक्शन हमें हमेशा निकालना है 2 स्टेप्स में। पहले स्टेप में तो हमें S1 एंड S2 का इंटरसेक्शन प्लेन निकालना है, यानी कि हमें क्या करना है कि S1 की इक्वेशन इज इक्वल्स टू S2 की इक्वेशन रख देनी है हमें, और इस केस में हमारे पास आएगा z = 0। तो S1 और S2 दोनों स्फीयर्स का जो इंटरसेक्शन प्लेन आया वो आया z = 0, और इस z = 0 को हमें कोई से भी स्फीयर की इक्वेशन में रख देना है। मान लो कि हम S1 की इक्वेशन में रख रहे हैं, पुट इन
इक्वेशन ऑफ S1, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, और ये आ गया मेरा प्रोजेक्शन ऑन टू एक्स वाई प्लेन। इस केस में मेरे पास क्या हो गया कि ये क्या है, मेरा एक सर्कल जिसका सेंटर है 0,0 और जिसकी रेडियस है √3। अब जो डी ए था मेरे पास क्या आ गया था, इस तरह से कुछ आ गया था ना, ए 2 टाइम्स 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डी ए। सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि एक क्वाड्रेंट के करस्पॉन्डिंग में लिमिट्स निकाल लूंगा और पूरी इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई बाई 4 कर दूंगा, यानी कि कुछ इस तरह से। इस पूरे को मैंने मल्टीप्लाई बाई 4 किया, मेरे पास आ गया 8। अब मैं यहाँ पर लिमिट्स रखने वाला हूँ, पहले एक्स की रखेंगे पहले वाई की रखें, वो हम देखते हैं। और जो क्वाड्रेंट में केवल एक कंसीडर करने वाला हूँ, सबसे ईजी होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम करना, तो मैं सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यूज पुट करके देखने वाला हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं वाई की लिमिट्स क्या हैं। जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एरोज बनाऊंगा तो इस रीजन में वो एरोज एंटर करेंगी और इस तरह से एग्जिट करेंगी। ध्यान से देखो कि जितनी भी मैं एरोज बना रहा हूँ वो एंटर तो कर रही है मेरी इस वाली लाइन से, एक्स एक्सिस से, और एक्स एक्सिस की इक्वेशन मेरे पास होती है y इक्वल टू 0, यानी कि इस रीजन में घुसने के लिए, इस रीजन में एंटर करने के लिए मुझे y इक्वल टू 0 से एंटर करना पड़ेगा। और जब मैं इस रीजन में हूँ तो एग्जिट करने के लिए मुझे ये जो सर्कल की सर्कमफेरेंस है ना, इससे एग्जिट करना पड़ेगा। तो जो y की अपर लिमिट है वो इस सर्कल की सर्कमफेरेंस से आएगी। एक बार निकाल के देखते हैं। सर्कल है मेरे पास ये, तो यहाँ से y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 3 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। अगेन प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन क्योंकि हम सर्कल का अपर पार्ट कंसिडर कर रहे हैं इसलिए रूट को हम लेंगे यहाँ पर प्लस। तो ये मेरे पास आ जाएगा y 0 से 3 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद x की लिमिट्स निकालने के लिए हम देखेंगे कि ये वाला जो रीजन है इसमें x कहाँ से कहाँ तक यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा कि शुरू हो रहा है x इक्वल टू 0 से, और लास्ट जो x यूज़ हो रहा है वो हो रहा है x इक्वल टू √3। तो जो x की लिमिट्स हैं वो मेरी आ जाएंगी 0 से √3, और ये वाला फंक्शन है वो तो एज इट इज़ यहाँ पर है। तो जो बेसिकली हमारा आंसर होगा दैट विल बी 8 टाइम्स 0 से √3, 0 से रूट ऑफ 3 माइनस एक्स स्क्वायर, जो ये हमारा फंक्शन है वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स। हम ऑप्शंस में मैच करके देखते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है। देखो पहला ऑप्शन है 8, ठीक है, 0 से √3, 0 से √3 माइनस एक्स स्क्वायर, परफेक्ट। 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 डी वाई डी एक्स, पहला ऑप्शन ही हमारा मैच हो गया। सो ए इज द करेक्ट आंसर करस्पॉन्डिंग टू दिस क्वेश्चन। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23, और ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो देखने में बहुत आसान सी लग रही है, और हमसे पूछा गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है। जब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं ना तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म आ जाती है, साइन ऑफ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है हमें पता है, साइन ऑफ एक्स का कैसे निकालना है हमें पता है, लेकिन साइन ऑफ ई की पावर एक्स थोड़ा सा ट्रिकी है। और एक चीज़ कि ये वाला क्वेश्चन ना एक एग्जाम्पल है कि कई बार जिन चीज़ों को हम बड़ा ट्रिवियल समझ के पढ़ते ही नहीं है या हमारे माइंड में ही नहीं रहती चीज़ें, वो भी कई बार हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। किस तरह से करेंगे इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार। जब हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल पढ़ना स्टार्ट किया था, जब डिफरेंशियल इक्वेशन नई नई हमने सीखी थी और पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में पढ़ा था, तो हमें ना एक चीज़ बताई गई थी कि 1/d + a f(x) ये होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल d + a फैक्टर के करस्पॉन्डिंग, और इसकी वैल्यू मेरे पास आती है e⁻⁻ax इंटीग्रेशन e⁻ax f(x) dx। लेकिन क्या होता है ना, जब हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल्स को रटने में लग जाते हैं कि साइन एक्स आए तो ये करना है, एक्स साइन एक्स आए तो ये करना है, और जो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है वो कहीं हमसे छूट जाता है। देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि पर्टिकुलर इंटीग्रल मेरे पास क्या आएगा, दैट विल बी 1/d² + 3d + 2, और जो मेरा f(x) है साथ में साइन ऑफ ई की पावर एक्स, यहाँ पर मैंने लिख दिया साइन ऑफ ई की पावर एक्स। जो ये डिनोमिनेटर में मेरे पास d की इक्वेशन आई या ऑपरेटर आया, डिफरेंशियल ऑपरेटर आया, इसके मैं फैक्टर्स बनाऊंगा यहाँ पर, तो वो फैक्टर्स मेरे पास निकल के आ जाएंगे d + 2 साइन ऑफ ई की पावर एक्स। पार्शियल फ्रैक्शन से इन फैक्टर्स को मैंने सिंप्लीफाई किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से इक्वेशन निकल के आएगी yp 1/d + 1 माइनस 1/d + 2 साइन ऑफ ई की पावर एक्स। थोड़ा सा और इसको फैक्टराइज कर लिया या सिंप्लीफाई कर लिया, तो मेरे पास आएगा yp = 1/d + 1 साइन ई की पावर एक्स माइनस 1/d + 2 साइन ई की पावर एक्स।
इस चीज़ को मुझे सोल्व करना है और फिर मेरा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम सोल्व करते हैं 1/d+1 sin e की पावर x को। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला देखा था, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, e की पावर -x। -x क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर 1 है। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x साइन ऑफ e की पावर x dx। कैसे करते हैं, अब तो आसानी से हमें दिख ही गया कि पुट e की पावर x इक्वल टू t, तो मेरे पास आ जाएगा e की पावर x dx इक्वल टू dt, और मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर -x बाहर, और अंदर जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा मेरे पास sin t dt। जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो बाहर e की पावर -x तो है ही, sin t का इंटीग्रेशन होता है -cos t, -cos t, और जब t की जगह वैल्यूज हम वापस पुट कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -e की पावर -x cos ऑफ e की पावर x। ये फर्स्ट फैक्टर के करस्पॉन्डिंग मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल लिया। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर के करस्पॉन्डिंग। सेकंड फैक्टर है मेरा d+2, इसके करस्पॉन्डिंग निकाल के देखते हैं। e की पावर -2x बाहर आ जाएगा क्योंकि फैक्टर है मेरे पास d+2। इंटीग्रल के अंदर आएगा e की पावर 2x मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ e की पावर x dx। फिर से हमें दिख रहा है क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, पुट e की पावर x इक्वल्स टू t, दिस इंप्लाइज दैट e की पावर x dx इक्वल्स टू dt। सिंप्लीफाई करेंगे e की पावर -2x और इंटीग्रेशन में बच जाएगा, देखो e की पावर 2x का मतलब होता है e की पावर x इंटू e की पावर x, तो ये मेरे पास आ जाएगा t sin t dt। जो दूसरा e की पावर x था वो dx के साथ लग के dt मेरा यहाँ पर बन गया। सोल्व करते हैं इसको, e की पावर -2x, और बाई पार्ट्स हम इसको सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन था यहाँ पर t जिसका डिफरेंशिएशन 1 है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि -cos t dt। थोड़ा सा और इसको हम करते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास e की पावर -2x -t cos t, और ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos t जो कि होता है मेरे पास sin t। अब हम क्या करेंगे, जो t की वैल्यू है उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस इंप्लाइज दैट 1/d+2 साइन ऑफ e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर, यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, e की पावर -2x माइनस e की पावर x cos e की पावर x प्लस साइन e की पावर x। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई यदि हम करें तो यह आ जाएगा -e की पावर -x cos e की पावर x प्लस e की पावर -2x साइन e की पावर x। हमें चाहिए क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए, d+1 वाले फैक्टर में से d+2 वाला फैक्टर हमें माइनस करना है। तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा d+1 के करस्पॉन्डिंग हमारा क्या आ रहा था, -e की पावर -x cos e की पावर x। तो ये हमने यहाँ पर लिखा -e की पावर -x cos e की पावर x। इसमें से ये हमें d+2 वाला फैक्टर माइनस करना है, तो ये वाली चीज़ आ जाएगी माइनस, इसके साथ ऑलरेडी है और ये हमें माइनस करना है, तो साइन बन जाएगा प्लस का cos e की पावर x, और यहाँ पर आ जाएगा -e की पावर -2x साइन e की पावर x। बहुत आसानी से हमें दिख रहा है कि ये वाला फैक्टर और ये वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास निकल के आया yp इज इक्वल्स टू -e की पावर 2x साइन e की पावर x। ऑप्शंस में हम मैच करके देखते हैं कि होता है या नहीं। हम आए ऑप्शंस पर, पहला ऑप्शन देखो यहाँ पर e की पावर -x लिख रखा है तो ये तो नहीं है। दूसरा है -e की पावर -2x साइन e की पावर x विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एक और तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को करने का जिसको हम बोले एग्जाम स्मार्टनेस बोलें या कुछ और बोलें, कि हम क्या करेंगे कि जैसे पहले वाले फैक्टर को आप उठाओ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले वाले फैक्टर का जब हमने e की पावर x तो बाहर है, e की पावर -x तो बाहर है, अंदर वाले फैक्टर में जब हमने एक बार डिफ्रेंशिएट किया तो मेरे पास e की पावर x करके और भी आगे कुछ कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। जब हमने इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो e की पावर -x बाहर, और ये e की पावर x, और इसमें से एक और e की पावर x निकल के चीज़ आ जाएगी, यानी कि कुछ ऐसी सिचुएशन बनेगी कि e की पावर -x बाहर है, e की पावर 2x अंदर है और टर्म्स के साथ। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आएगा e की पावर x,
क्या राइट हैंड साइड में e की पावर x कहीं है? नहीं। तो ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। बचे मेरे पास दो ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन आप पुट करके देखते, यदि ये आ जाता तो ये करेक्ट आंसर है, नहीं आता तो डी करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। लीनियर अलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और एक सेट दे रखा है जिसके करस्पॉन्डिंग हमसे 4 चीज़ें पूछी गई हैं। बेसिकली मैं आपको बताऊं तो ये ना एक रैंक नलिटी थ्योरम जो हमने पढ़ी थी मैट्रिसेस के लिए, उसी की एप्लीकेशन है, उसी के थ्रू ये सारा क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। V जो वेक्टर स्पेस है ये बोल रहा है कि V इज स्पैन ऑफ V1, V2, V3। V1 है जहाँ पर मेरा E1 प्लस E2, V2 है E2 प्लस E3 और V3 है मेरा E3 प्लस E4 प्लस E5। देखने में भी हमें पता चल रहा है और आप एक सेकंड में इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि जो V1, V2 और V3 हैं ये तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं। तो V1, V2, V3 एक ऐसा सेट है जो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है और जो V को स्पैन भी कर रहा है। तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है मेरा V1, V2, V3 इज द बेसिस ऑफ V। इतनी चीज़ मेरे पास निकल के आ गई। यहाँ से मुझे और क्या मिलेगा? जो V की डायमेंशन है वो आ जाएगी 3, क्योंकि V इज स्पैन्ड बाई, या जो V का बेसिस है उसमें 3 वेक्टर्स मुझे मिल रहे हैं, तो V की डायमेंशन आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, अगली चीज़ पे चलते हैं हम। एक सेट ये बोल रहा है S जिसमें मैट्रिसेस हैं। किस तरह की मैट्रिसेस हैं? 2 क्रॉस 5 मैट्रिसेस, 2 रोज 5 कॉलम यहाँ पर मैट्रिसेस हैं। और प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहे हैं वो मैट्रिक्स कि उनका जो नल स्पेस है वो V के बराबर है। 2-3 चीज़ें यहाँ से हम लिखने की कोशिश करते हैं कि देखो, इफ़ P बिलोंग्स टू S, कि यदि S में से हम कोई मैट्रिक्स निकालते हैं तो मुझे क्या क्या पता चल रहा है P के बारे में? P इज़ 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स, तो P की जो रैंक है वो 2 या 2 से कम ही होगी। हम रैंक निकालते थे ना किसी भी मैट्रिक्स की, रैंक इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ रोज कॉमा नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रैंक इसकी होगी 2 या 2 से कम। दूसरी चीज़ कि जो नल स्पेस ऑफ P है वो होगा V के बराबर, यानी कि मैं इसको और अदर लैंग्वेज में बोलूँ तो नलिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ V। 2 वेक्टर स्पेस बराबर हैं तो दोनों की डायमेंशंस भी सेम होंगी। तो यानी कि मैं बोलूँ यहाँ से डायमेंशन ऑफ V 3 है तो नलिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू 3। S के अंदर ऐसी 2 क्रॉस 5 मैट्रिसेस हैं जिनकी रैंक 2 या 2 से कम है और जिनकी नलिटी है मेरे पास 3। तीसरी चीज़, इस मैट्रिक्स के लिए यदि मैं रैंक नलिटी थ्योरम लगाऊं, रैंक P प्लस नलिटी P, तो वो मेरे पास निकल के आना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ P, जो कि है मेरे पास 5। ये 3 चीज़ें मैंने देखी। यदि कोई भी मैट्रिक्स S में है तो वो ये इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करेगी। अब एक एक करके हम ऑप्शंस पर चलते हैं और एलिमिनेट करने की उन्हें कोशिश करते हैं। पहला बोल रहा है कि S इज़ एन एम्प्टी सेट, मतलब कि S में कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो रैंक नलिटी थ्योरम हमने लिखी, यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आएगा कि रैंक ऑफ P इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3, क्योंकि नलिटी P अभी हमने 3 निकाली है, तो रैंक ऑफ P निकल के आई 2। क्या P की रैंक 2 हो सकती है? अभी हमने देखा हाँ, रैंक P की 2 हो सकती है। तो यहाँ पर ये वाला सेट ज़रूरी नहीं है कि एम्प्टी हो, ऐसी मैट्रिक्स हमें मिल सकती है। क्यों मिल सकती है? फिर से देखो एक बार, रैंक निकल के आई 2 P की, और क्या P की रैंक 2 हो सकती है? हमने यहाँ से देखा हाँ बिल्कुल हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि S एक एम्प्टी सेट हो, सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अगला देखते हैं कि S में ना केवल 0 मैट्रिक्स है, ये देखते हैं। अब एक बात बताओ, चलो यहीं से देखते हैं, यदि कोई 0 मैट्रिक्स है तो 0 मैट्रिक्स की नलिटी तो पूरी की पूरी हो ही जाएगी ना। 0 मैट्रिक्स की रैंक होती है मेरे पास 0, और इस मैट्रिक्स के लिए यदि 0 मैट्रिक्स के लिए मैं लिखूं तो रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स इज 0, तो नलिटी निकल के आ जाएगी 5। लेकिन S के अंदर जो भी मैट्रिक्स हैं सबकी नलिटी है 3, तो 0 मैट्रिक्स तो S के अंदर नहीं हो सकती। ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया मेरा फॉल्स। जब 0 मैट्रिक्स नहीं है S के अंदर तो S मेरा एक सब स्पेस भी नहीं हो सकता, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी हो गया मेरा गलत, क्योंकि यहाँ पर लिख रखा है ना S इज नॉन जीरो सब स्पेस। जब 0 ही नहीं है तो सब स्पेस किस बात का। 3 ऑप्शंस मैंने एलिमिनेट कर दी, बचा मेरे पास 4th ऑप्शन, हैंस करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज C। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और जो हमने पढ़ा होगा ना हर्मिशियन मैट्रिक्स, पॉजिटिव सेमी डेफिनिट मैट्रिक्स, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं और पता लगाते हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है।
कंडीशन हमें दे रखी है V स्टार 5 PV इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ से दो चीज़ें लगा एकदम से आपके माइंड में आनी चाहिए कि P इज पॉजिटिव सेमी डेफिनेट। पॉजिटिव सेमी डेफिनेट होने से क्या होगा, ऑल आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दूसरी चीज़ पॉजिटिव सेमी डेफिनेट है मतलब P इज हर्मिशियन। P हर्मिशियन होने का मतलब क्या हुआ कि P इज इक्वल्स टू P स्टार। इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। पहला ऑप्शन बोल रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P आर नेगेटिव रियल नंबर्स। नो, यहाँ पर अभी हमने देखा ना ऑल आइगन वैल्यूज आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो पहला ऑप्शन हो गया मेरे पास गलत। अगला ऑप्शन और उससे अगला ऑप्शन एक मिनट के लिए छोड़ते हैं। डी ऑप्शन देखो आप, ये बोल रहा है ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ P स्टार आर नेगेटिव रियल नंबर्स। अभी हमने देखा यहाँ पर कि P स्टार और P तो सेम ही है और P की आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो डी ऑप्शन भी हो गया मेरा यहाँ से गलत। सी ऑप्शन देखते हैं एक बार। V स्टार PV इज नॉन जीरो फॉर ऑल नॉन जीरो कॉलम वेक्टर्स V। यदि मैं P को जीरो मैट्रिक्स ही ले लूँ तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगी, पॉजिटिव सेमी डेफिनेट भी है, हर्मिशियन भी है, सब कुछ है। लेकिन जीरो मैट्रिक्स के लिए यदि मैं V स्टार PV करूँ भले ही V नॉन जीरो हो तो ये मेरा हमेशा आएगा 0, तो सी ऑप्शन भी हम यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा मेरे पास B ऑप्शन, हैंस करेक्ट आंसर इज B। अब आपको सीधा निकाल के देखना है वो भी हम कर सकते हैं, देखो किस तरह से। बी ऑप्शन में हमें गिवन है PV1 इक्वल टू V2 और PV2 इक्वल टू V1। इसी कंडीशन को हम लेके चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें गिवन है PV1 इक्वल टू V2, PV2 इक्वल टू V1। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास आया P ऑफ V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू V2 माइनस V1, या फिर P ऑफ V1 माइनस V2, या P ऑफ बोलना ठीक नहीं है, P इंटू V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू -1 टाइम्स V1 माइनस V2। V1 माइनस V2 को मैं x बोल रहा हूँ एक मिनट के लिए, तो मेरे पास निकल के आया Px इक्वल्स टू -1 टाइम्स x। अब यहाँ से देखो, इफ x इज नॉन जीरो, एक नॉन जीरो वेक्टर है मान लो x, देन -1 इज एन आइगन वैल्यू। लेकिन P तो मेरी पॉजिटिव सेमी इंडेफिनिट मैट्रिक्स थी, आइगन वैल्यू जो इसकी 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि -1 तो आइगन वैल्यू नहीं हो सकती। -1 आइगन वैल्यू नहीं है मतलब ये जो कंडीशन लिखी है मैंने x नॉन जीरो ये गलत है, और मेरे पास होना क्या चाहिए x इक्वल टू 0। x मेरे पास क्या था V1 माइनस V2, ये 0 होना चाहिए, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा V1 इक्वल टू V2। यही देखो हमारा B ऑप्शन है कि इफ़ PV1 इक्वल टू V2 एंड PV2 इक्वल टू V1 देन V1 इक्वल टू V2। हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी निकाल लिया। 2 नंबर का क्वेश्चन था लेकिन काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमें बस सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें डिड्यूस करनी थी क्वेश्चन को देख के। एक चीज़ नोटिस की होगी आपने कि जैसे जैसे क्वेश्चन पेपर में हम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं क्वेश्चंस का लेवल सब्सटैंशियली इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बेसिकली ये डील कर रहा है होमोमॉर्फिज्म से। एक एक ऑप्शंस को देखते हैं, हम स्टेटमेंट को देखते हैं क्वेश्चन की और इसको सोल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पर मान लो मेरा कहीं ग्रुप G है, यहाँ पर कहीं मान लो मेरा ग्रुप ऑफ इंटीजर्स है, तो ये सर्जेक्टिव है पूरा, यानी कि पूरे के पूरे इंटीजर्स की कोई ना कोई प्री इमेज मुझे मिल जाएगी G में। यहाँ से एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ क्योंकि ये सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसलिए फॉर 1 बिलोंग्स टू Z, जो इंटीजर्स की आइडेंटिटी होती है 1, देयर एग्जिस्ट्स A इन G सच दैट f ऑफ A इक्वल टू 1। भाई सर्जेक्टिव है तो 1 के साथ भी कोई ना कोई एलिमेंट तो अटैच होगा ना G का, उस एलिमेंट को मैंने बोल दिया यहाँ पर A। ओके, तो अब एक बात बताओ, यदि G को भी मैं एडिटिव ग्रुप लेके चल लूँ, हालांकि आप जनरलाइज A स्टार A वो भी कर सकते हो, बट फॉर सिंप्लिसिटी हम G को भी एक एडिटिव ग्रुप लेके चल रहे हैं। तो एक बात बताओ, अब f ऑफ n A क्या हो जाएगा मेरे पास, क्योंकि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। या पहले ये देखते हैं कि एन ए को हम लिख सकते हैं A प्लस A n टाइम्स। क्योंकि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है तो ये मेरे पास आ जाएगा FA प्लस FA n टाइम्स, और ये मेरे पास हो जाएगा n टाइम्स ऑफ FA, और FA मेरे पास था 1, तो ये मेरे पास हो जाएगा n। f ऑफ n A इक्वल्स टू n, ये वाली चीज़ मेरे पास निकल के आ गई। केवल अभी मैंने क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ा है, ऑप्शंस तक मैं अभी नहीं पहुंचा। यहाँ से एक चीज़ आपके पास डिड्यूस करना बहुत आसान हो जाएगी कि यदि मैं A से जनरेटेड सब ग्रुप ले लूँ
तो वो मेरा आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z पर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि A इसका जनरेटर है, 1 उसका जनरेटर है। A को 1 से मैप कर दिया, बाकी सारे आपस में मैप हो जाएंगे। इसको आप वेरीफाई करके देख सकते हो। और ये जो मेरा A है, दिस इज सब ग्रुप ऑफ G। तो एक ऑप्शन तो यहाँ से देखो सीधा सीधा ट्रू आ गया मेरा, केवल क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ के, कि G हैज़ अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z। जो 1 की प्री इमेज होगी उससे जनरेटेड आप साइक्लिक ग्रुप बना दो, वही Z के आइसोमॉर्फिक आ जाएगा। सो ऑप्शन डी हैज़ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें तो निकालना है ना यहाँ पर कि फॉल्स कौन सा है, वो देखते हैं। अब एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन ए को। ये क्या बोल रहा है कि क्या हम ऐसा होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम इंटीजर्स टू जी डिफाइन कर सकते हैं कि एफ ऑफ आई, ये जो कंपोजिट होमोमॉर्फिज्म है, ये आइडेंटिटी बन जाए। करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या निकालना था? फाई फ्रॉम जेड टू जी सच दैट एफ ऑफ फाई इज आइडेंटिटी। ये हमें निकालने को देखना था। हम क्या करेंगे कि फाई 1 को डिफाइन कर देंगे ए। एक होमोमॉर्फिज्म इस तरह से हम बनाएंगे कि वो 1 को लेके जा रहा है ए पर। एफ होमोमॉर्फिज्म क्या कर रहा था? ए को 1 पर लेके आ रहा था। यहीं से देखो जो इसकी जनरल डेफिनेशन है, फाई ऑफ एन इक्वल्स टू एन ए। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, ये होमोमॉर्फिज्म है। टाइम की हमारे पास थोड़ी शॉर्टेज है तो यहाँ पर हम वेरीफाई नहीं करेंगे, एंड वेरीफाई करना इसको बहुत ईजी है। ये एक होमोमॉर्फिज्म है। अब हमें देखना है कि क्या एफ ऑफ फाई आइडेंटिटी आ रहा है। लेट्स सी एफ ऑफ फाई। एफ ऑफ फाई पहली बात तो होगा कहाँ से कहाँ? ये होगा इंटीजर से इंटीजर्स पर, क्योंकि फाई है इंटीजर से जी और एफ है मेरा जी से इंटीजर्स। तो जो बड़ा वाला है एफ ऑफ फाई वो हो जाएगा जेड टू जेड। तो एफ ऑफ फाई किसी भी आर्बिट्रेरी इंटीजर एन पर हमने लगा के देखा तो मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ फाई एन। फाई एन की वैल्यू अभी हमने लिखी यहाँ पर एन ए, एफ ऑफ एन ए। और अभी तो हमने ये देखा था एफ ऑफ एन ए क्या होता है? एन टाइम्स एफ ए, और एफ ए की वैल्यू थी 1, दैट इज इक्वल्स टू एन। इसकी वैल्यू एट एन आ गई एन फॉर ऑल एन इन जेड। तो ऑब्वियस सी बात है ये एक आइडेंटिटी होमोमॉर्फिज्म है। तो जो ए स्टेटमेंट हमने पढ़ा, जो ऑप्शन ए में स्टेटमेंट दे रखा है, वो भी करेक्ट स्टेटमेंट है। भूलना नहीं है हमें कि हमें निकालना है फॉल्स स्टेटमेंट। देखते हैं हम हमारा अगला ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये बोल रहे हैं कि के इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ जी। इसका अच्छा खासा प्रूफ है हम, लेकिन ना मैं एक प्रूफ की आउटलाइन दूंगा जिसको आपको अपने आप से ट्राई करना है। सबसे पहले एक चीज़ देखेंगे हम कि जो हमने ग्रुप बनाया था ना हम ए से जनरेटेड, उसको हम बोल देंगे एच, कि एच इज अ साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाई ए। और जो के है कर्नल ऑफ एफ है मेरे पास। तो मेरे पास एक चीज़ निकल के आएगी, जी इज इक्वल्स टू के एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट विद एच। इसका क्या मतलब हुआ? इसके दो मतलब हुए कि एवरी एलिमेंट ऑफ जी कैन बी रिटन एज एन एलिमेंट ऑफ के प्लस एन एलिमेंट ऑफ एच। और दूसरी चीज़ मेरे पास हुई के इंटरसेक्शन एच में केवल 0 एलिमेंट ऑफ जी आएगा। इसको मैं 0 जी लिख देता हूँ ताकि हमें पता रहे कि ये जी का 0 एलिमेंट है। ये देखने के लिए मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि जैसे मान लो लेट x बिलोंग्स टू जी बी आर्बिट्रेरी। हमें x को लिखना है एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ k प्लस एलिमेंट ऑफ h। यदि x मेरा g है, x मेरा g का कोई एलिमेंट है, और f याद करो मेरा कहाँ से कहाँ था? g से z पर मेरा एक होमोमॉर्फिज्म था। तो जो fx है, देन fx इक्वल्स टू m फॉर सम m इन z। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। एक एलिमेंट मैंने उठाया ग्रुप g से और उसकी इमेज f के अंडर में आ गई कोई इंटीजर, क्योंकि f एक होमोमॉर्फिज्म गिवन है मुझे। देन राइट x को हमने लिखा x माइनस एम ए। एक्स माइनस ए वाला पार्ट मैंने अलग किया और एम ए वाला पार्ट मैंने अलग किया, क्योंकि H मेरा A से जनरेटेड साइक्लिक ग्रुप है, तो जो एम ए होगा वो मेरा H में हो जाएगा। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये मेरा हो गया H में। अब मुझे देखना है क्या x माइनस एम ए मेरा कर्नल में है। यदि है तो ये वाली चीज़ भी मेरी ट्रू हो जाएगी। कर्नल में देखने के लिए हम क्या करेंगे? x माइनस एम ए पर हम f लगाएंगे। लगा के देखते हैं। सो f ऑफ x माइनस एम ए, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है, ये हो जाएगा fx माइनस एफ एम ए। अब fx क्या था यार? देखो हमने डिफाइन इस तरह से किया कि fx मेरा m है, तो fx की जगह मैंने लिख दिया m। f ऑफ ma मैंने लिखा m टाइम्स fa की वैल्यू थी 1, ये मेरे पास आ गया m माइनस m दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस एम ए भी मेरा कर्नल का एलिमेंट आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया? किसी भी एलिमेंट को हमने लिख दिया एज सम ऑफ एलिमेंट ऑफ k प्लस एलिमेंट ऑफ h। ठीक है, तो मेरे पास रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आ गई? मेरे पास आ गया कि g इज इक्वल्स टू k डायरेक्ट सम h।
इसके बाद ना हम एक चीज़ और लिख सकते हैं यहाँ से कि G/H जो होगा दैट इज आइसोमॉर्फिक टू K। और इसके लिए हम कौन सा मैप डिफाइन करेंगे कि साई ऑफ x प्लस एच इज इक्वल्स टू x माइनस एम ए वेयर m इज इक्वल्स टू एफ एक्स। जो काम अभी हमने ऊपर किया है उसी से रिलेट करके हमने एक फंक्शन डिफाइन किया और ये आपको प्रूव करके देखना है, प्रूव दैट साई इज आइसोमॉर्फिज्म, क्योंकि हमें तो आइसोमॉर्फिक चाहिए यहाँ पर। जैसे ही ये आइसोमॉर्फिज्म आ गया तो देखो ऑप्शन बी मेरा क्या था कि K इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्वेश्चन ग्रुप ऑफ G। हाँ, K मेरा आइसोमॉर्फिक आ गया था G/H के। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। बची मेरे पास सी स्टेटमेंट, तो यही फॉल्स होनी चाहिए, तो हमने सी को टिक कर दिया। करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास सी। यदि इसको देखना भी है कि सी करेक्ट हमारे पास किस तरह से आया, ये बोल रहा है कि मैं अल्फा और बीटा चाहे कोई भी ले लूँ, बीटा कंपोजिशन विद अल्फा हमेशा नॉन जीरो ही आएगा। आप एक काम करो, इसके लिए मैं हिंट दे देता हूँ। अल्फा को तो आप लो अल्फा 1 इक्वल टू ए, इसी तरह से डिफाइन करो, यानी कि अल्फा ऑफ एन इक्वल्स टू एन ए। और बीटा ये बोल रहे हैं ना जी से के की तरफ, और बीटा को आप डिफाइन करो, फिर जी का कोई एलिमेंट हमने एक्स ले लिया, एक्स माइनस एम ए वेयर एम इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इस तरह से यदि आप अल्फा और बीटा को डिफाइन करोगे तो फिर आप देखोगे कि जो बीटा ऑफ अल्फा है वो जीरो आ जाएगा, जो कि इस स्टेटमेंट को फॉल्स बना देता है। इसीलिए सी स्टेटमेंट इज माई करेक्ट स्टेटमेंट। जितना टाइम मैं क्वेश्चन सोल्व करने में लगा रहा हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर एक डिस्कशन की तरह कर रहे हैं, इतना टाइम हमें एग्जाम में नहीं लगना चाहिए आइडियली। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। फिर से मॉडर्न अलजेब्रा का क्वेश्चन है, ग्रुप थ्योरी पर ही बेस्ड ये क्वेश्चन है, और इसमें भी ये आइसोमॉर्फिज्म्स की ही बात कर रहा है। और फिर से हमसे पूछा गया है कि विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। एक एक करके ऑप्शंस देखते हैं हम और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला है देयर इज अ सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एडिटिव ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स टू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी। आपको पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी इस तरह की होती हैं, 2πi m/n फॉर ऑल mn बिलोंग्स टू z एंड n नॉन जीरो। और इसी तरह के तो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि Q से U को मैं बोल देता हूँ ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ यूनिटी, इसको मैंने बोल दिया U। यहाँ से एक मैंने मैप डिफाइन किया कि जो Q है मेरा वो जा रहा है e की पावर 2πi Q पर। इसको आप प्रूव करके देख सकते हो, ये सर्जेक्टिव भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक के करस्पॉन्डिंग एक रैशनल नंबर तो मुझे m/n मिल ही रहा है ना, हर एक रूट ऑफ यूनिटी के करस्पॉन्डिंग। और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज माई करेक्ट स्टेटमेंट। बी पर चलते हैं। द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑफ मॉडुलस 1, यानी कि कुछ इस तरह का S1 बोलते हैं जनरली उसको, कि ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैव मॉडुलस इक्वल टू 1। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज आइसोमॉर्फिक टू अ क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ पर मैंने रियल नंबर्स लिया एडिशन के साथ, एक मैप मैंने डिफाइन किया कि कोई भी रियल नंबर है वो मेरा जा रहा है e⁻²πix। इस तरह से यदि मैं एक मैप डिफाइन करता हूँ, ये मैप एक होमोमॉर्फिज्म होगा जिसे आपको प्रूव करना है। दूसरी चीज़, यदि मैं इस मैप को f बोल दूँ सपोज, तो कर्नल ऑफ f मेरा होगा z। बाई फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम मेरे पास क्या आ जाएगा, r अपॉन कर्नल ऑफ f। कर्नल ऑफ f है मेरे पास z इज आइसोमॉर्फिक टू S1। ये आपको अपने आप से प्रूव करके देखना है कि f मेरा एक सर्जेक्टिव ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। ये बोल रहा है कि एनी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन, जीरो ऑब्वियसली उसमें शामिल नहीं है, इनटू ग्रुप ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेस विद रियल एंट्रीज। एक तरफ है कॉम्प्लेक्स ग्रुप, दूसरी तरफ है रियल ग्रुप, और दूसरे में वो पूछा गया मैट्रिसेस। यहाँ से आपके माइंड में आना चाहिए कि कहीं से कहीं जो उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है ना, वो यूज़ होंगे मैट्रिसेस में। वो हम किस तरह से यूज़ करेंगे एक बार देखते हैं। एक होमोमॉर्फिज्म हम डिफाइन करते हैं यहाँ पर सी ऑप्शन के लिए, f फ्रॉम C क्रॉस C स्टार, ये सारी एक ही नोटेशन है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और m 2x2 R, या इसने बोला है मैट्रिसेस विथ इन्वर्टिबल 2x2 मैट्रिसेस बोला है ना, तो यहाँ पर हम m 2x2 नहीं, यहाँ पर हम लिखेंगे GL2R, यानी कि 2x2 मैट्रिसेस हैविंग इनवर्स। ये है मेरा नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो मान लो f को यदि मुझे लगाना है a प्लस आयोटा b पर,
तो उसके करस्पॉन्डिंग मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा ए बी माइनस बी ए। कुछ चीज़ें देखो यहाँ से, a प्लस आयोटा भी मेरा ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि a और b साथ में ज़ीरो नहीं हो सकते, अलग अलग ज़ीरो हो सकते हैं कि a ज़ीरो है b नॉन ज़ीरो है, ऐसा हो सकता है, b ज़ीरो है a नॉन ज़ीरो है, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि a इक्वल टू बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कभी ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो और बी स्क्वायर की वैल्यू भी ज़ीरो, यानी कि ए की भी ज़ीरो और बी की भी ज़ीरो, तो ये वाली चीज़ नहीं होगी यहाँ पर। और तो उसी हिसाब से हमने मैट्रिक्स डिफाइन किया। इस मैट्रिक्स का यदि मैं डिटर्मिनेंट देखूँ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ नॉन जीरो, तो ये GL2R में है, ये मेरा एक वेल डिफाइंड मैप है। आप इसको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हो। इस साइड हमें लेकिन ध्यान रखना लेना है मल्टीप्लिकेशन विद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इस साइड भी आप लोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये वाला जो ग्रुप है इसकी जो ऑपरेशन है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो ग्रुप है इसकी ऑपरेशन है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। उन दोनों को यूज़ करके आप इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर सकते हो। अब इस वाले होमोमॉर्फिज्म का हमें कर्नल निकालना है। कर्नल निकालने के लिए क्या होगा कि लेट a प्लस आयोटा b बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ f। अच्छा, कर्नल ऑफ f हमने जब किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर यहाँ पर कि f ऑफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप। आइडेंटिटी ऑफ दिस ग्रुप यहाँ पर मेरी होती है 1 0 0 1। ठीक है, इसको जब हमने सोल्व किया तो ये मेरे पास आ गया ए बी माइनस बी ए विच इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। जब दोनों को हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 1 और बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 0। तो यानी कि कर्नल ऑफ एफ है मेरा, उसमें केवल और केवल 1 है, और ये 1 क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ग्रुप विद मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी। कर्नल ऑफ एफ में केवल आइडेंटिटी एलिमेंट आया तो कर्नल आ गया मेरे पास ट्रिवियल, और ऑप्शन में हमें क्या दे रखा था, हैज़ नॉन ट्रिवियल कर्नल, तो ये स्टेटमेंट तो फॉल्स हो गया। हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर से लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है, और ये आपसे काफ़ी सारी चीज़ों की नॉलेज डिमांड कर रहा है कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए आपको, वेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, वेक्टर्स की लेंथ के बारे में पता होना चाहिए एंड सो ऑन। तो पहले तो ना ये चीज़ों को ना हम हमारी फेमिलियर नोटेशंस में एक बार लिख लेते हैं। पी क्यू वेक्टर का मतलब यहाँ पर है, जिसको ये वेक्ट पी क्यू लिख रहा है, ये वाली चीज़ जो लिख रहा है ना वो हम इस तरह से लिखते हैं पी क्यू वेक्टर। इसका मतलब क्या है, पी से शुरू होकर वेक्टर क्यू तक जा रहा है, कुछ इस तरह से। यदि मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, ये पी है, ये यहाँ पर क्यू है, तो ये जो वेक्टर है ये है मेरा पी क्यू वेक्टर, पी से स्टार्ट हुआ क्यू पर खत्म हुआ। तो इसको हम इसी तरह से लिख देते हैं ना, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। क्यू वेक्टर क्या है, क्यू का पोजीशन वेक्टर, पी वेक्टर क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब इस पॉइंट पी पर और इस पॉइंट क्यू पर हमने एफ लगाया तो कुछ इस तरह से आ गया। यहाँ पर मान लो आ गया एफ पी और यहाँ पर मान लो मेरा आ गया एफ क्यू। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो एफ पी से शुरू होकर एफ क्यू तक जा रहा है। ये वेक्टर हमें देखना है क्या है, एफ पी एफ क्यू वेक्टर, ये क्या है। ये भी उसी तरह से हो जाएगा कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल वेक्टर, लेकिन f मेरा क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं q वेक्टर माइनस p वेक्टर, फंक्शन के अंदर ही हम डाल सकते हैं। q माइनस p वेक्टर अभी हमने देखा क्या है, p q वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि ये जो f है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये पूरे वेक्टर पर एक साथ लग रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल एंड पॉइंट्स पर लग रहा है और बीच की वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। जो वैल्यू यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर है वो यहाँ पर है, इस तरह से वेक्टर मेरा चल रहा है। अच्छा, एक चीज़ और इसने दे रखी है कि डी पी कोमा क्यू, ये वाली चीज़ है ना, डी पी कोमा क्यू, ये बोल रहा है पी क्यू की लेंथ है, और लेंथ को ना हम जनरली नॉर्म से डिनोट करते हैं, तो हम यहाँ पर भी नॉर्म से डिनोट करेंगे ताकि आगे सोल्व करने में हमें आसानी रहे। नॉर्म ऑफ पी क्यू वेक्टर। एक और चीज़ हमें दे रहा है कंडीशन ये कि चाहे मैं एफ लगा दूँ या मैं एफ ना लगाऊँ, वेक्टर की लेंथ सेम रहेगी। यानी कि मुझे एक चीज़ और दे रहा है कि एफ ऑफ पी क्यू, इस वेक्टर की लेंथ और पी क्यू वेक्टर की लेंथ ये दोनों सेम है। तो f क्या कर रहा है, लेंथ को प्रिजर्व कर रहा है। तो जनरली स्पीकिंग नॉर्म ऑफ v इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ एफ वी फॉर ऑल v इन आर क्यूब। यदि मैं आर क्यूब का कोई भी वेक्टर ले लूँ तो उसकी लेंथ और एफ वी की लेंथ, ये दोनों की दोनों लेंथ मेरी सेम है। जब भी ऐसे मैप्स हमारे पास आते हैं तो उनको बोलते हैं यूनिटरी मैप्स। अब एक एक करके हम ऑप्शंस देखते हैं और उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं।
पहला बोल रहा है एफ इज एन इंजेक्टिव मैप। देखते हैं, तो हम क्या इंजेक्टिव के लिए हम क्या करते थे कि लेट एफ ऑफ वी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ वी इक्वल टू 0। नॉर्म ऑफ एफ वी किसके बराबर था, नॉर्म ऑफ वी के। कोई वेक्टर 0 है तो उसकी लेंथ 0 होगी, और जो कंडीशन क्वेश्चन में हमें गिवन है उसका क्या मतलब हुआ कि v की लेंथ भी 0 हो गई। किसी वेक्टर की लेंथ 0 कब होती है, जब वो वेक्टर खुद 0 हो मेरा। तो यहाँ से मेरे पास आ गया v इक्वल टू 0। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो हम वही तो बोलते हैं कि मैप 1 1 है, और 1 1 का मतलब हो गया इंजेक्टिव। तो ये वाला स्टेटमेंट मेरा ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है एफ इज सर्जेक्टिव मैप। एफ मेरा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तक, और ये 1 1 मैप है। सो एफ इज 1 1 मैप एक फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस से दूसरे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस तक। जब भी हम फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की बात करते हैं तो 1 1 और ऑन टू इक्विवेलेंट कंडीशंस मेरे पास हो जाती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी मेरे पास हो जाएगा ट्रू। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ये बोल रहा है कि जो एफ है ना वो डॉट प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करता है। ये हम इसको निकालने की एक बार कोशिश करते हैं। इसके लिए एक आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि v1 डॉट v2 इज नॉर्म ऑफ v1 का स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ टाइम्स नॉर्म ऑफ v1 माइनस v2 का स्क्वायर। यदि ये वाली आइडेंटिटी आपको पता है ना तो ये क्वेश्चन आराम से हमारे पास हो जाएगा। हम देखेंगे कि f ऑफ v1 डॉट f ऑफ v2 मेरे पास क्या है। f ऑफ v1 डॉट f ऑफ v2 मेरे पास आ जाएगा नॉर्म ऑफ f ऑफ v1 का स्क्वायर नॉर्म ऑफ f ऑफ v2 का स्क्वायर माइनस हाफ नॉर्म ऑफ f v1 माइनस f v2 का स्क्वायर। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि नॉर्म ऑफ एफ वी इज इक्वल्स टू नॉर्म ऑफ वी। एफ लेंथ को प्रिजर्व कर रहा है, तो यहाँ पर एफ ऑफ वी वन मेरा हो जाएगा नॉर्म ऑफ वी वन, एफ ऑफ वी टू मेरा हो जाएगा केवल वी टू का नॉर्म माइनस 1/2। यहाँ से एक चीज़ पहले देख लो, क्योंकि एफ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये वाली चीज़ मेरी बन जाएगी एफ ऑफ वी वन माइनस वी टू, और नॉर्म ऑफ एफ ऑफ वी वन माइनस वी टू है मेरे पास, तो ये मेरे पास केवल निकल के आ जाएगा वी वन माइनस वी टू का स्क्वायर, एंड दैट इज़ नथिंग बट वी वन डॉट v2। तो यानी कि जो f है वो डॉट प्रोडक्ट्स को भी प्रिजर्व मेरा कर रहा है, हैंस सी ऑप्शन इज ऑल्सो माई करेक्ट ऑप्शन। तो फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा बचा मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है डी स्टेटमेंट। बोलूँ तो ना थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, शायद इतनी मुश्किल नहीं है बट एक सीधा सीधा स्टेटमेंट देने की बजाय थोड़ा सा हमें घुमाया जा रहा है, हमारी डेप्थ को टेस्ट किया जा रहा है कि हम केवल रट के आए हैं कि हम समझ के आए हैं चीज़ों को। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। दो सीक्वेंसेस दे रखी हैं, उनकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस के बारे में बात करनी है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन जो सीक्वेंसेस दे रखी हैं ना वो थोड़ा सा हमारा दिमाग घुमा सकती हैं। यदि आपने रियल एनालिसिस अच्छे से पढ़ी हो, रियल एनालिसिस आपका अच्छा सूट हो, तो एक्स एन सीक्वेंस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, और जो एक यूलर गामा कॉन्स्टेंट हमारा होता है जिसको हम डिनोट करते हैं गामा से, 0.5 अराउंड इसकी समथिंग वैल्यू होती है, उस पर ये सीक्वेंस मेरी कन्वर्स करती है, एक्स एन एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो जाएगी। सिमिलरली वाई एन के लिए भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक बार ना थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं। हमें नहीं पता कि ये यूलर गामा कांस्टेंट या यूलर मैशरोनी कांस्टेंट होती है एक्स एन की लिमिट, हमें तो निकालनी है। यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे देखो, आप देखो एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन क्या होगा। पूरी कैलकुलेशंस मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको डायरेक्ट देखना है। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/n+1 माइनस log ऑफ n+1/n। थोड़ा सा हमने log की प्रॉपर्टीज़ भी यहाँ पर यूज़ की है, आप देख सकते हो। दैट इज इक्वल्स टू 1/n+1 माइनस log ऑफ 1+1/n। ये हमने देखा। एक ना log के करस्पॉन्डिंग इनइक्वालिटी होती है, काफ़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती है कि log ऑफ 1+t की जो वैल्यू होती है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t/1+t। लेकिन जब हम दोनों तरफ माइनस साइन लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस log ऑफ 1+t इज लेस देन इक्वल्स टू -t/1+t। और जब t की जगह हम 1/n पुट करेंगे इस इनइक्वालिटी में तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा दैट इज लेस देन इक्वल्स टू 1/n+1 माइनस टी की जगह 1/n डाला, और यहाँ पर भी टी की जगह मैंने 1/n डाला। सो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा 1/n+1 माइनस 1/n+1 दैट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे क्या हासिल हुआ कि xn+1 माइनस xn की वैल्यू मेरी आ गई
लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि अब मैं यहाँ से लिख पा रहा हूँ xn+1 माइनस xn की वैल्यू है वो 0 या 0 से छोटी है, यानी कि xn+1 की जो वैल्यू है वो xn या उससे छोटी है। इससे मुझे क्या पता चला, xn इज़ अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इतनी चीज़ें हमें यहाँ से पता चली। लेकिन केवल डिक्रीजिंग होने से तो हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट नहीं बता सकते ना। हाँ, यदि डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड हो जाए तब हम बता सकते हैं। डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड बिलो हो जाए ये सीक्वेंस, तब हम कुछ बोल सकते हैं। अब हम इसके बाउंड्स ढूंढने की कोशिश यहाँ पर करने वाले हैं। एक चीज़ देखो, log n को क्या मैं इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to n 1/t dt लिख सकता हूँ? बिल्कुल हम लिख सकते हैं। और ये 1 से n तक है ना, इसको मैं इंटरवल्स में ब्रेक कर रहा हूँ कुछ इस तरह से। देखो, k = 1 to n-1 इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 1/t dt। ऐसा करने से क्या हुआ या ऐसा मैंने क्यों किया है? क्योंकि log n के लिए तो मैंने लिख दिया, लेकिन मैं वो 1 + 1/2 + 1/3 वो वाली टर्म मैं कहाँ से लाऊं? वो टर्म में मेरी यहाँ से आएगी। अब हर एक इंटरवल में देखो, जो मेरा t है वो k और k+1 के बीच में आ रहा है, क्योंकि इंटीग्रेशन का वेरिएबल है t और इंटीग्रेशन की लिमिट है k और k+1। तो यहाँ से क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि 1/t की जो वैल्यू है दैट इज़ लेस देन और इक्वल टू 1/k। केवल इसको यूज़ करके जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/t की वैल्यू इज़ लेस देन और इक्वल टू k। इसी को हमने यहाँ पर सब्सटीट्यूट किया। सो दैट इज़ लेस देन इक्वल टू k = 1 से n-1 इंटीग्रेशन फ्रॉम k to k+1 1/k dt। जब इस इंटीग्रेशन को हम सोल्व करेंगे तो मेरे पास बस 1/k निकल के आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू समेशन फ्रॉम k = 1 to n-1 1/k। इसको थोड़ा सा मैं लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 + 1/2 + 1/3 अप टू 1/n-1। यदि मैं इसमें 1 + n ऐड कर भी दूं तो इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस 1/n-1 और एक और पॉजिटिव टर्म ऐड कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? इस वाली पूरी चीज़ को ना जनरली हम बोलते हैं nth हार्मोनिक नंबर और डिनोट करते हैं इसको hn से। तो हम भी इसको hn से डिनोट यहाँ पर करने वाले हैं। अब hn माइनस log n, यदि इस वाले log n को मैं इस साइड लेके जाऊं तो hn माइनस log n मेरा आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और ये hn माइनस log n ही तो मेरा xn था। तो जो मेरी सीक्वेंस xn है उसकी हर एक टर्म 0 या 0 से बड़ी है। दो चीज़ें हमें यहाँ पर मिली, xn एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस की हर एक टर्म 0 या 0 से बड़ी है, यानी कि अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस विच इज़ बाउंडेड बिलो। तो ये कन्वर्ज करेगी बाई मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। सो xn इज माई कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो xn कन्वर्जेंट ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। yn के लिए अब हम बात करते हैं। यहाँ पर yn है मेरा 1 से लेके n cos t/t² dt। इसमें हमारी अप्रोच रहेगी कि इसको ना हम कोशी बना के देखते हैं एक बार। आप देखो yn माइनस ym कर दो और आप मान के चलो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू m, कुछ भी मान सकते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू n भी मान सकते हैं। तो जो yn माइनस ym है वो मेरे पास हो जाएगा m से लेके n cos t/t² इंटू dt। और यदि मैं yn माइनस ym का मोड ले लूँ सो दैट विल बी मोड ऑफ m to n इंटीग्रेशन cos t/t² dt। इंटीग्रेशन में जब हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा m to n cos t/t² का मोड dt। मोड ऑफ cos t की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है। सो दैट इज इक्वल्स टू m to n 1/n² dt। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये मेरे पास निकल के आ जाएगा -1/t और लिमिट इसकी आ जाएगी m से लेके n। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/m माइनस 1/n। तो क्या मैं यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकता हूँ कि yn माइनस ym टेंड्स टू 0 एज n, m टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब m और n दोनों इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये मेरा बन जाएगा 0 माइनस 0 यानी कि 0, और yn माइनस ym मेरा अल्टीमेटली टेंड करेगा 0 की तरफ। और यही तो कंडीशन होती थी कोशीनेस की। सो yn इज कोशी। रियल नंबर्स में कोशी सीक्वेंस मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो यहाँ से मुझे मिल गया yn इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखते हैं हमारा yn इज कन्वर्जेंट, हैंस ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। एलजेब्रा का ये क्वेश्चन है और इसमें थोड़ी सी सेट थ्योरी भी हमारी यूज़ हो रही है। एक बार क्वेश्चन को देखते हैं और फिर हम देखेंगे कि इसको किस तरह से हमें सोल्व करना है। एक हमें यहाँ पर सेट दिया हुआ है
1,2,3,4 जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं, और G बोला है कि इस सेट का पावर सेट है, यानी कि यदि इस सेट को मैं X मान लूँ तो G मेरे पास हो जाएगा पावर सेट ऑफ X। हम देख सकते हैं कि X में यहाँ पर 4 एलिमेंट्स हैं और G क्योंकि पावर सेट है X का, तो G में मेरे पास हो जाएंगे 16 एलिमेंट्स। मोड G से हमने डिनोट किया ऑर्डर ऑफ G, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन G। अब हम एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं और उनमें से देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन ठीक है और कौन सा ऑप्शन गलत है। सबसे पहले ये बोल रहा है कि 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G, डेल्टा। अच्छा, डेल्टा ऑपरेशन यहाँ पर क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस यदि हमने पढ़ा हो। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब है कि यदि हम बात करें ए सिमेट्रिक डिफरेंस B, तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग एलिमेंट्स ऑफ B यूनियन B के सारे एलिमेंट्स एक्सक्लूडिंग द एलिमेंट्स ऑफ A। वेन डायग्राम में थोड़ा सा यदि हम इसको रिप्रेजेंट करें तो कुछ इस तरह से होगा। यदि ये सेट A है, ये सेट B है, तो A के सारे एलिमेंट B के एलिमेंट नहीं लेने और B के सारे एलिमेंट्स A के एलिमेंट्स को छोड़ के, यानी कि बेसिकली A यूनियन B में से A इंटरसेक्शन B वाले एलिमेंट्स हम हटा दें तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस मेरे पास निकल के आएगा। अब ये यहाँ पर बोल रहा है पहले ऑप्शन में कि सिंगलटन 1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G। देखो यहाँ पर ना जो ऑपरेशंस हम यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वो कॉम्प्लीमेंटेशन है, यूनियन है, इंटरसेक्शन है, A-B इस टाइप के ऑपरेशंस हैं। और 1 तो यहाँ पर कोई स्पेशल है नहीं, फिर 1 की जगह 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, डेल्टा कुछ भी हो सकता है। तो देखने से लग रहा है कि ये ऑप्शन ठीक नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1 हैज़ नो स्पेशलिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस ग्रुप। हाँ, यदि बात इंटीजर्स की होती या रियल नंबर्स की होती तो 1 की वहाँ पर एक अपनी आइडेंटिटी है, वहाँ पर एक अपनी यूनिकनेस है। लेकिन इस वाली ऑपरेशन में और इस वाले सेटअप में सिंगलटन 1 इज जस्ट लाइक अनदर सिंगलटन सेट, तो ये नहीं होना चाहिए। फिर भी एक बार इसको वेरीफाई करके देख लेते हैं। मान लो हम यहाँ पर लेते हैं 1 का सिमेट्रिक डिफरेंस सिंगलटन 2 के साथ लेके देख लेते हैं। यदि 1 आइडेंटिटी हुआ तो इसका आंसर मेरे पास आना चाहिए सिंगलटन 2। इसका आंसर सिंगलटन 2 के अलावा यदि कुछ और आता है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। चेक करते हैं। सिंगलटन 1 सिमेट्रिक डिफरेंस सिंगलटन 2 क्या होगा मेरे पास? इस सेट में से मैंने सिंगलटन 2 सेट को हटा दिया, यूनियन इस सेट में से मैंने सिंगलटन सेट 1 को हटा दिया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पर तो इस वाले सेट का कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा 1 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 2, तो फाइनल आंसर मेरे पास आ गया 1,2। अभी हमने देखा था कि यदि 1 आइडेंटिटी होता तो इस पूरे का आंसर आना चाहिए था सिंगलटन 2, लेकिन आंसर मेरे पास आया सेट 1,2 विच इज़ नॉट इक्वल टू सिंगलटन 2। तो सीधा सा यहाँ से क्या निकल के आया कि 1 इज नॉट एन आइडेंटिटी एलिमेंट। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से हो जाएगा फॉल्स। अगला ऑप्शन देखते हैं। ये बोल रहा है कि G, डेल्टा इज एन अबेलियन ग्रुप बट नॉट साइक्लिक। दो चीज़ें हमें यहाँ पर चेक करनी है कि क्या अबेलियन है और क्या ये साइक्लिक है। अबेलियन तो देखो देखने से ही हमें लग रहा है कि अबेलियन तो ये हो जाना चाहिए। A डेल्टा B दे रखा है, हम 1 मिनट के लिए B डेल्टा A भी यहाँ पर निकाल लेते हैं। वो मेरे पास हो जाएगा B माइनस A यूनियन A माइनस B, जो कि सेम चीज़ है A डेल्टा B के। सो अबेलियन वाली चीज़ तो हमने निकाल ली। साइक्लिक है कि नहीं है ये अभी हमें चेक करना है। यदि तो ये ग्रुप साइक्लिक होगा तो एक ना एक एलिमेंट हमें 16 ऑर्डर का मिलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट्स के ना हम ऑर्डर निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं G ग्रुप के एलिमेंट्स के। तो हमने यहाँ पर देखा, या हम बोलेंगे कोई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेके चलते हैं। सो लेट A बिलोंग्स टू G, B आर्बिट्रेरी। अब हम क्या करेंगे, A डेल्टा A करेंगे। A डेल्टा A का मतलब क्या है कि A इज बीइंग ऑपरेटेड विद A की ऑपरेशन हमने ली A के साथ ही। ग्रुप थ्योरी में ऐसी चीज़ों को हम A स्क्वायर बोलते हैं ना, यानी कि यदि मैं बताऊं कि G, स्टार कोई ऑपरेशन है मेरी, तो A स्क्वायर का मतलब होता है A स्टार A। यहाँ पर ऑपरेशन है मेरी डेल्टा, तो A स्क्वायर का मतलब हो जाएगा A डेल्टा A। और ये क्या आएगा मेरे पास, A माइनस A यूनियन A माइनस A। A माइनस A एम्प्टी सेट यूनियन फिर से एम्प्टी सेट, दो एम्प्टी सेट का यूनियन मेरे पास आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो एक चीज़ निकल के आई कि A डेल्टा A मेरे पास आ गया एम्प्टी सेट। A की पावर 3 निकाल लेंगे, यानी कि फिर से A से हम करेंगे इसको। सो A की पावर 3 इज बेसिकली A स्क्वायर डेल्टा A। A स्क्वायर मेरे पास था एम्प्टी सेट माइनस A यूनियन A माइनस एम्प्टी सेट विच इज सेम एज A। बड़ी इंटरेस्टिंग सी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से कर सकते हैं। इस वाली लाइन को यदि हम सबसे पहले देखें तो मेरे पास क्या निकल के आया है यहाँ पर, A इज इक्वल्स टू, यहाँ से मुझे मिला A इज इक्वल्स टू A सिमेट्रिक डिफरेंस विद 5।
ए का सिमेट्रिक डिफरेंस किसी एलिमेंट के साथ ए ही आ रहा है और ए मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, ये तो प्रॉपर्टी होती है हमारी आइडेंटिटी एलिमेंट की। तो यहाँ से हम एक चीज़ डिड्यूस कर सकते हैं कि फाई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो पहला ऑप्शन हमने ये तो बता दिया था कि वन आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। अब हमने सेकंड स्टेप में ये भी निकाल दिया कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगा क्या। वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा यहाँ पर फाई यानी कि एम्प्टी सेट। अच्छा, जैसे ही मुझे पता चला कि फाई एक एम्प्टी सेट है, अब ये वाली लाइन देखो, ए कोई भी आर्बिट्रेरी सेट था और ए स्क्वायर मेरा आ गया आइडेंटिटी के बराबर, ये आ गया ना यहाँ पर, यानी कि किसी भी एलिमेंट का स्क्वायर आइडेंटिटी के बराबर आ रहा है यदि किसी ग्रुप में, तो इसका मतलब हुआ कि उस एलिमेंट का ऑर्डर है 2। और यहाँ तो ए कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, तो यानी कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर होगा इस ग्रुप में 2। जब हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा इस ग्रुप में, तो क्या 16 ऑर्डर का कोई एलिमेंट मुझे मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं। अब जब 16 ऑर्डर का एलिमेंट मुझे नहीं मिलेगा तो ये ग्रुप साइक्लिक भी नहीं हो पाएगा। वही मेरा ऑप्शन बी है। अबेलियन हमने निकाल दिया था और हमने ये भी प्रूव कर दिया कि ग्रुप साइक्लिक नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मेरे पास बी। सी और डी ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार को। सी ऑप्शन में ये बोल रहा है कि जी इज अ ग्रुप एंड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। अभी हमने देखा ना कि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर 2 है, तो सी ऑप्शन फॉल्स। डी ऑप्शन बोल रहा है कि जी इज अ ग्रुप एंड हैज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8। अगेन केवल दो ऑर्डर के ही एलिमेंट्स हैं जी में, सो ये ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा फॉल्स। रिलेटिवली बोले तो एक तो वो सेमी डेफिनेट वाला क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, इन पूरे 10 क्वेश्चन में से सबसे ईजियर क्वेश्चंस थी। और यहाँ पर ना हमारा जो MCQs हैं वो खत्म होते हैं जैम के पेपर के, और 11 से 30 तक जो 2-2 नंबर के MCQs हैं उनको यदि हम थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करें तो आप फिर से एक चीज़ देखोगे कि रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये डोमिनेट कर रहे हैं। तो यदि आप जैम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा पर विशेष फोकस रहना ज़रूरी है। साथ साथ अप्लाइड पोर्शन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपकी अच्छे से पकी हुई होनी चाहिए। बाकी आप देख सकते हो इसमें कोई इतना इजी जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो ऐसा कोई क्वेश्चन था नहीं। इनफैक्ट कई सारे क्वेश्चंस काफ़ी ट्रिकी थे। एक और चीज़ कि इस बार जो जैम की कट ऑफ थी 2026 की, वो गई थी जस्ट 12 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो ऐसा नहीं कि हमें सारे ही क्वेश्चंस आने चाहिए पेपर में। हमारा जो मेन फोकस है जैम के पेपर पर वो होना चाहिए एक्यूरेसी पर, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने अटेम्प्ट किए। यदि हम 25 से 30 क्वेश्चन के बीच में करते हैं तो हम एक बहुत अच्छी जगह लैंड कर सकते हैं MSc में। यही सब था। जल्दी ही मिलते हैं जैम के 4th पार्ट के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।